उसमें किस तरह से बच्चे जो है स्कूल पहुंचते हैं, उनके तरीके क्या हैं, वो सारे जो है इस चैप्टर में बताए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्कूल पहुंचने के साधन, तो साधन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे पहले पे दिया है इसने फर्स्ट पॉइंट, बांस और रस्सी से बना पुल। तो ये कहाँ पे यूज होता है? असम में। तो मतलब ये है कि असम में जो है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो किस तरह के साधन यूज करते हैं? बांस और रस्सी से बने पुल को पार करके वो स्कूल पहुंचते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। जो असम है आप अच्छी तरह से जानते होंगे, वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो है वहां पे रस्सी और बांस के पुल बनाए जाते हैं, जिससे कि उनके ऊपर से बच्चे जाते हैं और वहां से स्कूल पहुंचते हैं। चलिए इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, तो यहां से आप देख सकते हैं इस तरह की पिक्चर है। तो इस तरह से जो है वहां पे पुल बनाए जाते हैं असम में बांस और रस्सी से। तो इसके ऊपर से जो है गुजर के इस तरह से बच्चे जो है अपने स्कूल पहुंचते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सीटेट में तो कम से कम भी नहीं तो 6-7 बार ये प्रश्न आ चुका है आपका। सेकेंड है आपका ट्रॉली। तो ट्रॉली का यूज किया जाता है आपका लद्दाख में। तो जैसे कि आप जानते हैं लद्दाख जो है वो आपका पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो उसमें जो है आपका ट्रॉली यूज की जाती है एक वैली से दूसरी वैली पर पहुंचने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जब पहुंचना होता है तो वो ट्रॉली का यूज करते हैं, इस तरह के ट्रॉली का। और इसके अंदर जो है 3-4 बच्चे जो है बैठ जाते हैं, 4-5 बच्चे, और वो एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाती है। तो इस तरह की जो है ट्रॉली का यूज किया जाता है आपका लद्दाख में। तो मेनली जो याद रखना है आपको, सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। एक तो रख ली आपको ट्रॉली और दूसरा लद्दाख। यानी कि ये भी पूछ सकता है ट्रॉली का यूज कहाँ किया जाता है? लद्दाख में। और लद्दाख में स्कूल बच्चे पहुंचते हैं किस साधन से? तो ट्रॉली से। तो ये दोनों जो है इस तरह से आपको याद रखने हैं। आगे आपका सीमेंट का पुल। तो सीमेंट का पुल जो है वो यूज किया जाता है आपका सामान्य क्षेत्रों में। अक्सर जो है आप देख सकते हैं जो हमारे प्लेन क्षेत्र होते हैं वहां पे वल्लम जो होती है वो एक लकड़ी से की बनी हुई छोटी नाव होती है, जिसका यूज होता है आपका केरल में। तो वहां भी जो है नदी पार करने के लिए जो है वल्लम का यूज किया जाता है। तो इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये होती है आपकी वल्लम। तो ये केरल में आपका यूज किया जाता है। यहाँ पे जो है नदी पार करके, छोटी नहरें जो होती हैं उनको पार करके बच्चों को स्कूल पहुंचना पड़ता है। तो इसलिए वहां पे इस तरह की जो है वल्लम नाम की जो है एक नाव होती है, उसको नाम दिया है उन्होंने वल्लम का। तो इसका यूज वहां पे करते हैं केरल में। इसके आगे उन्होंने दिया है ऊंट गाड़ी जो है वो आपके राजस्थान में यूज होती है। तो राजस्थान में जैसे आप जानते हैं कि रेगिस्तान इलाका है, तो वहां पर रेत काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए वहां पे ऊंट गाड़ी यूज होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। तो ऊंट जो है अच्छे से ट्रैवलिंग कर लेता है, अच्छे से गाड़ी को खींचता है, चलता है काफी समय तक। तो इसलिए वहां पे राजस्थान में जो है ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। बैलगाड़ी का यूज आपका मैदानी इलाकों में, यानी कि जो भी प्लेन आपका है, जितने भी आपके एरियाज हैं प्लेन वाले, वहां पे नॉर्मल यूज होते हैं। वैसे आजकल नहीं होते बैलगाड़ी का, लेकिन अक्सर जो है वो भी जो अभी भी पिछड़े इलाके हैं, ये जो गांव ग्राम के हैं, वहां पे आज भी यूज होता है। और आगे दिया है उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ये होते हैं आपके उत्तराखंड की पहाड़ियों में, यानी कि उत्तराखंड में जो है पहाड़ी क्षेत्र है आपका, इसलिए उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं वहां पे। तो इस तरह के जो साधन वहां पे पहुंचने के हैं। तो इसमें तो यही चीज आपकी बनती है प्रश्न। सेकेंड आपका चैप्टर है, पार्ट नंबर 2 है आपका कान में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम लग रहा है जैसे सुनने से। तो कान का मतलब क्या है? तो इसमें कान के बारे में थोड़ी सी पक्षियों के इस तरह से जो है बातें की गई हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आपका क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि किसके सर पर आंखें होती हैं और छेद यानी कि कान जो है वो पंखों से ढके होते हैं। तो वो होते हैं आपके पक्षियों के। तो पक्षियों की आंखें जो होती हैं वो सिर पर होती हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की जो है वो फेस पे होती है आगे, लेकिन जो पक्षी होते हैं उनके सर पे होती है, उनके सिर पे के ऊपर जो है वो आंखें होती हैं। और उनके जो कान होते हैं, जिसको छेद भी बोल रहे हैं, कान जो है उनके पंखों से ढके होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। अक्सर आपने देखा होगा जो चिड़िया है, कौवा है, उस तरह के जो भी पक्षी हैं, उनके कान हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि वो कान जो है उनके बहुत छोटे होते हैं और पंखों से ढके होते हैं। आगे उसमें दिया है उसने कि छिपकली के कान भी जो है वो इसी प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें बात की गई है, छोटे छोटे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। और मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। और यहाँ पे दिया है आपका कि जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन होते हैं वो किस कारण से होते हैं? वो बालों के कारण होते हैं। तो ये बिल्कुल आप याद रखें, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका बहुत ज्यादा बार प्रश्न जो है सीटेट में पूछा जा चुका है और ये बहुत ज्यादा आता है आपका। तो कुछ बुक्स में जो है आपका दिया होता है कि वहां की जलवायु के कारण हो जाते हैं, कुछ में दिया होगा कि धूप के कारण हो जाते हैं। तो बिल्कुल कोई भी वहां से आपको देखने की जरूरत नहीं है।
ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। आपका बिल्कुल एनसीईआरटी से पूछा जाता है और एनसीईआरटी में दिया है आपका कि बालों के कारण होते हैं। जैसे कि आपके जो है टाइगर होता है उसके शरीर पर जो है इस तरह से निशान होते हैं, बिल्ली के होते हैं, आपका जो है अलग अलग जो भी आपके हिरन है जैसे उसके शरीर पर जो है अलग अलग डिजाइन होते हैं, वो सब किसके कारण होते हैं? उनके बालों के कारण होते हैं, उनके शरीर पर जो डिजाइन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, तो वे जो है बच्चे देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जानवर जो है जिनके शरीर पर बाल होते हैं, समझ रहे हो, और उनके कान जो है वो बाहर दिखाई देते हैं, जैसे गाय, भैंस, हाथी, बकरी, जो भी आपके पशु हैं उनके कान जो है वो थोड़े बड़े होते हैं और जिन्हें हम देख पाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो पक्षी होते हैं उनके कानों को हम देख नहीं पाते, उनके कान बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं होते वे अंडे देते हैं। जैसे कि आपका छिपकली है, तो छिपकली के कान बाहर नहीं होते, वो अंडे देती है। इसी तरह से जो है आपके जो चिड़िया होती हैं, जो आपके कौवा है और बाज है, कबूतर है आपका, इस तरह के जितने भी जो चीजें हैं जिनके कान बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो बाहर हमें दिखाई नहीं देते, तो वो सब अंडे देते हैं। तो ये बिल्कुल इसमें पूछा गया है, मतलब इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आपका नंदू हाथी। तो ये हाथी के बारे में इसमें कोई जानकारी दी गई है। तो नंदू जो है वो एक छोटा सा मतलब बच्चा है, एक नंदू हाथी जो है वो एक बच्चा है, मतलब छोटा हाथी है। तो इसमें दिया है कि हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है, तो उसकी सरदार होती है सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी। यानी कि जो झुंड होता है तो झुंड में जो है 10, 12 या 14, 15 जो है हाथी होते हैं, जिसमें कि सारी मादा होती हैं और कुछ उसमें बच्चे होते हैं। तो उसकी सरदार जो होती है, वो झुंड की जो नेता होती है, वो सबसे बड़ी जो उनमें होगी, जो सबसे एजेड जो है मादा होगी, वो उनकी सरदार होगी। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे उसने दिया कि नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं। तो जो नर हाथी होते हैं वो 14-15 साल की आयु में जो है वो छोड़ देते हैं झुंड को छोड़ के। इसीलिए अभी अभी हमने कहा है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल मादा हाथी होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं, क्योंकि जो नर होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। 14-15 साल के जब हो जाते हैं, 14-15 साल के हाथी, तो वो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। आगे उसने दिया है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाना खाता है या कितना भोजन करता है। तो 100 किलोग्राम पत्तियां और टहनियां जो है खा जाता है एक वयस्क हाथी, यानी कि एक बड़ा हाथी है, वो 100 किलोग्राम खाना डेली का खा जाता है प्रतिदिन। और एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, तो वो 2 से 4 घंटे आपका सोता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो एक एक पॉइंट वयस्क हाथी यानी कि एक बड़ा हाथी है, वो 100 किलोग्राम खाना डेली का खा जाता है प्रतिदिन। और एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, तो वो 2 से 4 घंटे आपका सोता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो एक एक पॉइंट जो है, एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सब चीजें जो है आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलें। नेक्स्ट है आपका हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं। तो अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए जो है हाथी मिट्टी में लेटते हैं। आगे दिया है कि हाथी कान का प्रयोग क्यों करते हैं। तो हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए जो है कान का प्रयोग करते हैं, वो उसको हिलाते हैं, क्योंकि इस हाथी को जब गर्मी लगती है तो उससे हवा कर लेता है, कानों को हिला के अपने शरीर को ठंडा कर लेता है। उसके बाद कहा कि एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं। तो 10 से 12 मादा हाथी होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं। तो जैसा हम अभी जिक्र कर चुके हैं, तो सारी की सारी जो है मादा हाथी ही होती हैं और बाकी बच्चे होते हैं। जब वो बच्चे अगर वो मादा हैं तो वो उसी झुंड में रह जाते हैं, और अगर वो नर होते हैं तो वो 14-15 साल की आयु में जो है छोड़ के चले जाते हैं झुंड को। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर है अमृता की कहानी। तो नेक्स्ट चैप्टर है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अमृता जो है वो कहाँ रहती थी। तो वो रहती थी आपकी खेजाड़ी गांव में। और खेजाड़ी गांव कहाँ पे आपका, तो राजस्थान में है, जोधपुर के पास। तो ये गांव की जो जगह है, जितनी भी जगहों के चैप्टर इसमें नाम आएंगे, इसी में नहीं बल्कि आगे भी जो पूरी सीरीज चलेगी उसमें जितनी भी जगहों के नाम याद आएंगे वो सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। तो खेजाड़ी गाँव जो है वो आपका राजस्थान में है और जोधपुर के पास है। तो खेजाड़ी गांव में जो है 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे, वो लकड़ी से बनाए जाते थे आपके। नेक्स्ट है आपका खेजाड़ी में कौन लोग रहते थे, तो बिश्नोई लोग रहते थे। और आगे है आपका कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ जो है वो खेजाड़ी पेड़ है, क्योंकि खेजाड़ी राजस्थान में है और राजस्थान में आप जानते हैं कि पानी की कमी है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए वहां पे कम पानी में ही जीवित रहने वाला पेड़ खेजाड़ी होता है, इसलिए वो वहां पे उगता है और वहां पे अच्छे से
बड़ा हो जाता है और हवा देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है। तो आगे उसके बारे में कहा गया है कि खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता, इसकी छाल जो है दवा बनाने में काम आती है, और इसके पेड़ की फलियां जो है सब्जी में काम आती हैं, और इसकी पत्तियां जो है यहाँ के जानवर खाते हैं। तो देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं इस पेड़ के। तो इसमें प्रश्न आपका इस तरह से बनता है कि जैसे कि खेजाड़ी पेड़ के बारे में वो 4 ऑप्शन देगा आपका, और 4 में जो है 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो वो कहेगा कि खेजाड़ी वृक्ष के बारे में जो है आप एक गलत विकल्प को छांटिए, तो आपको गलत वाला छांटना होगा। लेकिन आप गलत वाला तभी छांट पाएंगे जब आपको सही वाले पता होंगे। तो इसलिए ये पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं कि इसके पेड़ की लकड़ी को जो है वो कीड़ा कभी भी खराब नहीं करता, और इसकी जो छाल होती है वो दवा बनाने में काम आती है, और इसकी पेड़ की जो फली होती है वो सब्जी में बनाते हैं वहाँ के लोग, और इसकी पत्तियां जो है यहाँ के जानवर खा लेते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं। तो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अनीता की मधुमक्खियां। तो पहला जो प्रश्न आपका है, या पहला पॉइंट कह सकते हैं, प्रश्न टाइप में इसलिए बनाए हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से याद रह सकें। बाकी प्रश्न सीटेट में आपके ऑप्शन वाले आते हैं, ना कि डायरेक्टली आते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपको इसी तरह से याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ से अब इन चीजों को पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। तो अनीता जो है वो कहाँ रहती थी? आपकी बेचाहा गांव में रहती थी। और सेकंड है आपका बेचाहा गांव कहाँ पर है? ये तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। तो ये आपको याद रखना है, मुजफ्फरपुर जिला पहली बात तो कहाँ पे है? बिहार में है। तो मुजफ्फरपुर है, ना कि मुजफ्फरनगर है। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेंगी, और बहुत ही मतलब जगहों के नाम जो है वो बिल्कुल आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी जो होती है वो आपके अंडे देती है। नेक्स्ट है आपका नोट के छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती है, बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती हैं। तो ये चीज आप याद रखें कि रानी मक्खी, ओनली जो रानी मक्खी होती है वो ही जो है प्रजनन का काम करती है, यानी कि अंडे देती है, बच्चे उससे उनके बनते हैं और आगे जो है उनकी प्रजनन होता है। लेकिन उसमें जो नर मक्खियां होती है वो बहुत कम होती हैं। तो ये आप बात समझ रहे हैं। और जो बाकी की जो मधुमक्खियां होती हैं वो सब काम करने वाली होती हैं, जो कि शहद वगैरह इकट्ठा करके लाती हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम करती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं मधुमक्खियों के बारे में। उसके आगे लिखा गया है कि लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? तो लीची जो है वो फरवरी के माह में लीची के फूल खिलने लगते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि मधुमक्खी जो है वो अंडे कब देती है? तो अंडे देती है अक्टूबर से दिसंबर के माह में। तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है आपका कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा है, या किस समय पे मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहिए? तो वो भी आपका यही समय है कि अक्टूबर से, और आपका दिसंबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है। तो ये 3-4 महीने के जो बीच का टाइम होता है कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में जो है मधुमक्खी पालन स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम रहता है, सबसे बेहतर तरीका। और ये प्रश्न आपका सीटेट में कम से कम 4 बार आ चुका है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न आपका कई बार आ चुका है कि मधुमक्खी पालन किस टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए, कौन से टाइम पे अच्छा रहता है। तो अक्टूबर से दिसंबर या अक्टूबर से जनवरी। तो कुछ किताबों में जो है फरवरी भी देता है, लेकिन इतना आगे तक जाता नहीं है। फरवरी तक आप रिलेट कर सकते हो उसको। तो ये आपका एप्रोप्रिएट टाइम होता है।